नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो हर घर और हर इन्वेस्टर के लिए बहुत ही मायने रखता है। आखिर फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ्स, इनमें से इन्वेस्टमेंट का सबसे स्मार्ट और बेहतरीन दांव कौन सा है? आज के इस विश्लेषण में हम डेटा और एकदम सटीक तथ्यों के जरिए इस गुत्थी को पूरी तरह से सुलझाएंगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस एनालिसिस का रोड मैप क्या है। सबसे पहले सोने से जुड़ी दुविधा की बात होगी, फिर फिजिकल गोल्ड की असली कीमत समझेंगे, उसके बाद डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ को परखेंगे, और अंत में होगा 1 लाख रुपए का टेस्ट, जिससे ये साफ हो जाएगा कि सबसे सही एसेट कौन सा है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द गोल्ड इन्वेस्टमेंट डिलेमा, यानी जब भावनाएं और फाइनेंस बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। भारत में ना सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक भावना है, एक बहुत पुरानी परंपरा है। शादियों से लेकर त्योहारों तक सोना हमारी संस्कृति में पूरी तरह से रचा बसा है। लेकिन जब बात प्योर फाइनेंस की आती है तो इन भावनाओं को अलग रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब इसे सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखा जाता है तो गणित बिल्कुल ही अलग कहानी कहता है। और यहीं से बात आती है हमारे दूसरे सेक्शन की, फिजिकल गोल्ड की असली कीमत, यानी द ट्रू कॉस्ट। चलिए इस पारंपरिक तरीके की असली हकीकत को थोड़ा करीब से समझते हैं। अक्सर जब ज्वेलरी या सिक्के खरीदे जाते हैं तो सिर्फ सोने का भाव नहीं चुकाया जाता। जरा इन छिपे हुए खर्चों पर गौर कीजिए। सबसे पहले तो मेकिंग चार्जेस ही 8 से 20% तक लग जाते हैं, और बड़े शोरूम्स में तो ये 40% तक भी पहुंच सकते हैं। इसके ऊपर से 3% का जीएसटी देना ही है। फिर सुरक्षा के लिए बैंक लॉकर का खर्च, जो सालाना 500 से 3000 रुपए तक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब इसी सोने को वापस बेचने जाते हैं तो 2 से 3% की कटौती और हो जाती है। ये सारे खर्चे बहुत ही खामोशी से असल इन्वेस्टमेंट को काफी कम कर देते हैं। और इन सब का कुल नतीजा क्या निकलता है? सीधा 10 से 20% का भारी नुकसान। जरा सोचिए, इन्वेस्टमेंट के पहले ही दिन वेल्थ में इतनी बड़ी कटौती हो जाती है, क्योंकि मेकिंग चार्ज और जीएसटी का तो कभी कोई रिटर्न मिलता ही नहीं है। पहनने के लिए तो इसकी इमोशनल वैल्यू जरूर है, पर फाइनेंस के तराजू पर ये एक काफी महंगा सौदा साबित होता है। तो सवाल उठता है कि क्या आज की टेक्नोलॉजी ने इसका कोई हल निकाला है? आइए तीसरे सेक्शन में डिजिटल गोल्ड को समझते हैं, जो आजकल काफी चलन में है। ये सुविधाजनक तो है, लेकिन क्या ये वाकई सस्ता है? अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इनकी शुरुआत का भारी अंतर। फिजिकल गोल्ड के लिए कम से कम 1 ग्राम तो लेना ही होगा, जिसकी कीमत आज के समय में लगभग 12,000 रुपए के आसपास बैठती है। लेकिन डिजिटल गोल्ड, इसमें एंट्री सिर्फ 1 रुपए से भी हो सकती है। जी हाँ, सिर्फ 1 रुपया। स्मार्टफोन ऐप्स ने सोने में निवेश करना इतना आसान बना दिया है कि अगर सिर्फ खुले पैसे बचे हों तो उनसे भी शुरुआत की जा सकती है। लेकिन ठहरिए, यहाँ भी एक पेंच है। भले ही शुरुआत 1 रुपए से हो, लेकिन 3% का अपफ्रंट जीएसटी यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता। और तो और यहाँ बाइंग और सेलिंग प्राइस के बीच 2 से 3% का स्प्रेड होता है, यानी खरीदते वक्त दाम ज्यादा देना होता है और बेचते वक्त कम मिलता है। शुरू में तो कुछ कंपनियां स्टोरेज फ्री देती हैं, लेकिन 5 साल बाद 0.1 से 0.2% तक सालाना चार्ज लगने लगता है। और अगर कभी उस डिजिटल गोल्ड को सिक्कों के रूप में घर मंगवाना हो तो फिर से वही मेकिंग और डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं। लंबे समय में ये सब मिलकर अच्छे खासे रिटर्न को खा जाते हैं। चलिए अब रुख करते हैं हमारे चौथे और सबसे शानदार विकल्प की ओर, गोल्ड ईटीएफ। इसे फाइनेंस की दुनिया का एकदम स्मार्ट प्ले कहा जा सकता है। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। गोल्ड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला एक ऐसा फंड है जहां एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी आरबीआई से अप्रूव्ड तिजोरियों में असली सोना सुरक्षित रखती है, और इसे बस एक डीमैट अकाउंट के जरिए खरीदा या बेचा जाता है। सबसे कमाल की बात, ईटीएफ की 1 यूनिट का सीधा मतलब 1 ग्राम सोने से होता है। ये पूरी तरह से डिजिटल, सुरक्षित और एकदम सिस्टमैटिक है। अब जरा इसके खर्चों पे नजर डालते हैं। देखिए, खर्चे तो यहाँ भी हैं, लेकिन फिजिकल या डिजिटल गोल्ड के मुकाबले ये ना के बराबर हैं। सालाना एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.04 से लेकर अधिकतम 1% के बीच होता है। शेयर बाजार से खरीदने पर ब्रोकरेज 0.1 से 0.5% या फिर कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ सिर्फ 10 या 20 रुपए की फ्लैट फीस लगती है।
खरीदते और बेचते वक्त एक हल्का सा बिड आस्क स्प्रेड होता है और बस कोई भारी भरकम मेकिंग चार्ज का झंझट बिल्कुल नहीं। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि ETF आखिर बाजी क्यों मारता है। सबसे बड़ा फायदा, यहाँ शुरुआत में कोई 3% का GST नहीं कटता। इसकी कीमतें पूरी तरह पारदर्शी हैं, दिन में कभी भी लाइव रेट्स देखे जा सकते हैं। सेबी के रेगुलेशंस की वजह से सुरक्षा की पूरी गारंटी है। और टैक्स, अगर इसे 3 साल से ज़्यादा रखा जाए तो इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ सिर्फ 20% टैक्स लगता है। मतलब महंगाई को एडजस्ट करने के बाद टैक्स का बोझ एकदम हल्का हो जाता है। अब वक्त है इस चर्चा के सबसे मजेदार हिस्से का, 5वां सेक्शन, द 1 लाख रुपी टेस्ट। चलिए सारे प्रतिशत और थ्योरी को किनारे रखकर सीधा पैसों की बात करते हैं। सिनारियो बिल्कुल साफ है। मान लेते हैं कि आज फिजिकल, डिजिटल और ETF तीनों में ठीक 1-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो शुरुआती फीस और टैक्स कटने के बाद असल में कितने रुपए की सोने की वैल्यू हाथ में आती है? और ये नतीजे वाकई आंखें खोलने वाले हैं। 1 लाख रुपए अगर फिजिकल गोल्ड में डाले जाएं तो मेकिंग चार्ज और GST के बाद सोने की असल वैल्यू सिर्फ 90,000 रुपए ही बचती है। डिजिटल गोल्ड में यही वैल्यू करीब 97,000 रुपए रह जाती है। लेकिन गोल्ड ETF में पूरा का पूरा 1 लाख रुपए सीधे सोने की वैल्यू में इन्वेस्ट होता है। बस सालाना एक मामूली सा एक्सपेंस रेशियो करता है। ये सीधा सा गणित साफ दिखा रहा है कि ETF में पूंजी का नुकसान कितना कम होता है। इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद हम अपने अंतिम हिस्से पर पहुंचते हैं, सही एसेट का चुनाव। देखिए, हर किसी के वित्तीय लक्ष्य अलग होते हैं और इसीलिए इन्वेस्टमेंट का सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। तो फाइनल नतीजा क्या है? अगर इरादा किसी को गिफ्ट देने का है या कोई इमोशनल और पारंपरिक जरूरत पूरी करनी है तो बेशक फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए, लेकिन ये याद रखना होगा कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर यह भारी नुकसानदायक है। अगर जेब में कुछ ही खुले पैसे हैं और शुरुआत करनी है तो डिजिटल गोल्ड बुरा नहीं है, लेकिन लंबे समय में इसके खर्चे काफी भारी पड़ सकते हैं। वहीं अगर मकसद एक प्योर, पारदर्शी और लंबे समय का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो बिना किसी शक के गोल्ड ETF सबसे बेहतरीन विकल्प है। बस इसके लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए जो आज के समय में मिनटों में खुल जाता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स किसी ठोस वित्तीय रणनीति पर आधारित हैं या फिर बस उन पुरानी गहरी भावनाओं से प्रेरित हैं? इस बारे में जरूर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि सही समझ और जानकारी ही एक मजबूत पोर्टफोलियो की नींव रखती है। आज के इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।